आज की हमारी गहन चर्चा का विषय वो गोंद है जो कह सकते हैं पूरी कायनात को एक साथ जोड़े हुए है, रासायनिक बंधन। आखिर परमाणु एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं? मतलब पानी से लेकर हवा तक और हमारे शरीर की हर कोशिका के पीछे का राज क्या है? ये एक बहुत ही मौलिक सवाल है और इसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया की हर चीज की बनावट को तय करता है। सच में? सच तो ये है कि अगर परमाणु एक दूसरे से जुड़ना बंद कर दें तो हम, ये ग्रह, सब कुछ मतलब पल भर में बिखर जाएगा। बिल्कुल। आज हम परमाणु संबंध की वास्तुस्तु कला यानी द आर्किटेक्चर ऑफ एटॉमिक एफिलिएशन नाम के एक स्रोत से कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं जी। और इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि परमाणु कैसे जुड़ते हैं, बल्कि ये जानना है कि प्रकृति इतने कम और सरल नियमों का इस्तेमाल करके इतनी विशाल और जटिल दुनिया आखिर बना कैसे लेती है। और इसके लिए रोजमर्रा की मिसालें सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, जो हमारे स्रोत में दे भी गई हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। स्रोत की पहली ही लाइन कहती है कि परमाणु आमतौर पर स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं रह सकते। वे हमेशा एक ऐसी अवस्था की तलाश में रहते हैं जहां अधिकतम स्थिरता और न्यूनतम ऊर्जा हो। ये स्थिरता की तलाश क्या है? मतलब एक परमाणु के लिए स्थिर होने का मतलब क्या है? देखिए, परमाणुओं के जुड़ने के पीछे यही मुख्य सिद्धांत है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हर चीज सबसे छोटे स्तर पर भी एक आराम की स्थिति में आना चाहती है। आराम की स्थिति? हाँ, परमाणुओं के लिए ये आराम की स्थिति है अधिकतम स्थिरता और न्यूनतम ऊर्जा। मतलब वो कम से कम ऊर्जावान या कह लीजिए बेचैन होना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी जटिलता, जीवन, ग्रह, तारे सिर्फ परमाणुओं की आराम करने की इस एक इच्छा पर बनी है। ये तो कमाल की बात है। एक तरह से बिल्कुल यही बात है। ये कोई सचेत इच्छा नहीं है, बल्कि ये भौतिकी का एक मौलिक नियम है। अच्छा। ये सब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के कारण। हर परमाणु में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है। तो जब दो परमाणु पास आते हैं तो एक का पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरे के नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, पर साथ ही दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को धकेलते भी हैं। तो एक ही समय में खिंचाव भी है और टकराव भी। बिल्कुल। और बंधन तब बनता है जब खिंचाव की शक्ति यानी आकर्षण बल टकराव की शक्ति से ज्यादा हो जाती है। अच्छा। जब परमाणु एक ऐसी दूरी पर आ जाते हैं जहां ये आकर्षण सबसे ज्यादा होता है तो पूरे सिस्टम की कुल ऊर्जा अचानक कम हो जाती है। तो ऊर्जा कम हो जाती है। हाँ, और ये ऊर्जा में कमी ही उन्हें स्थिरता देती है। बनने वाला अणु यानी मॉलिक्यूल उन अकेले बेचैन परमाणुओं की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर और शांत होता है। ठीक है, तो वे अपनी ऊर्जा कम करके स्थिरता पाते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता चलता है कि मंजिल क्या है? मतलब स्थिरता का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? यहीं पर स्रोत में नोबल गैसों का जिक्र आता है। ये कौन है और इस कहानी में इनका क्या काम है? नोबल गैसें इस कहानी की असली सितारे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आवर्त सारणी के सबसे कह सकते हैं अलग थलग रहने वाले तत्व हैं। अलग थलग? हाँ, वे रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय होती हैं। वे शायद ही कभी दूसरे तत्वों से मिलती जुलती हैं या यौगिक बनाती हैं। वो अपने आप में पूरी तरह से स्थिर और संतुष्ट हैं। तो वे एक तरह से परमाणु जगत के साधु हैं जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा कह सकती हैं। और दूसरे से भी परमाणु उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अच्छा। वे नोबल गैसों जैसी स्थिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहीं से रसायन विज्ञान का एक बहुत जरूरी नियम आता है जिसे कहते हैं ऑक्टेट का नियम। ऑक्टेट यानी 8? 8 ही क्यों? ये नंबर इतना जादुई क्यों है? क्या 7 या 9 से काम नहीं चल सकता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स में छिपा है। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अलग अलग लेवल्स या कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, में जब ठीक 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कक्षा पूरी तरह से भर जाती है और एक बेहद स्थिर अवस्था बना लेती है। एक संतुलित अवस्था। बिल्कुल, एक पूरी तरह से संतुलित व्यवस्था। नोबल गैसों में हीलियम को छोड़कर स्वाभाविक रूप से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही उनकी स्थिरता का राज है। तो बाकी सारे परमाणु भी 8 के इस आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं। हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन स्रोत में छोटे परमाणुओं के लिए एक और नियम का जिक्र है, ड्यूएट नियम। तो क्या कुछ परमाणु इस 8 के नियम को तोड़ते हैं? तोड़ते नहीं, बस उनका लक्ष्य थोड़ा छोटा होता है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे बहुत छोटे परमाणुओं के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कक्षा होती है। अच्छा, सिर्फ एक? हाँ,
जिसमें ज्यादा से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उनके लिए 8 का लक्ष्य तो असंभव है, इसलिए वे 8 के बजाय 2 इलेक्ट्रॉनों का डुएट बनाकर स्थिरता पाना चाहते हैं। हीलियम की तरह। बिल्कुल। हीलियम, जो खुद एक नोबल गैस है, के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बेहद स्थिर है। तो हाइड्रोजन और लिथियम उसी की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तय है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट बनाना है या 2 का डुएट। अब सवाल यह है कि वे इसे हासिल कैसे करते हैं। अगर किसी के पास 7 है और उसे एक और चाहिए तो वो क्या करेगा? या किसी के पास एक अतिरिक्त है तो उसका क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से हमें अलग अलग तरह के रासायनिक बंधन देखने को मिलते हैं। परमाणुओं के पास अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मूल रूप से 2 रणनीतियां होती हैं। 2 रणनीतियां? जी। पहली है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी एक परमाणु से दूसरे को इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देना। इसे हम दान कह सकते हैं। इससे आयोनिक बंधन बनते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब 2 परमाणुओं में से कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता? मान लीजिए दोनों की ताकत बराबर है, वे कैसे जुड़ते हैं? ये एक बहुत ही आम स्थिति है, और यहीं पर दूसरी रणनीति काम आती है, इलेक्ट्रॉनों को साझा करना। साझा करना? हाँ, इसमें परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते नहीं बल्कि साझा करते हैं। जैसे 2 लोग एक ही छाते का इस्तेमाल कर रहे हों, दोनों भीगने से बच जाते हैं। इस साझाकरण से सहसंयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये सब थोड़ा सैद्धांतिक लगता है। मुझे स्रोत में दी गई वित्तीय उपमाएं बहुत पसंद आईं, क्योंकि वे इस लेन देन को बहुत व्यावहारिक बना देती हैं। हाँ, वो काफी अच्छी हैं। आयनिक बंधन यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले को उन्होंने कैसे समझाया है? आयनिक बंधन की तुलना की गई है किसी जरूरतमंद दोस्त को पैसे देने से। अच्छा। कल्पना कीजिए, सोडियम परमाणु के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो उसकी बाहरी कक्षा को अस्थिर बना रहा है। वहीं क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ठीक 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। तो सोडियम देने के लिए बेताब है और क्लोरीन लेने के लिए। ये तो एक आदर्श जोड़ी है। बिल्कुल। तो सोडियम अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर देता है। जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन खोता है, वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को पाकर नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। ये विपरीत चार्जें एक दूसरे को चुंबक की तरह बहुत मजबूती से खींचते हैं। यही आकर्षण आयनिक बंधन है जो हमारे खाने के नमक को बनाता है। वाह, तो खाने का नमक असल में एक परमाणु दान का नतीजा है। ये तो अद्भुत है। हाँ, और उपमा के हिसाब से ये दान दोनों के बीच आभार और जुड़ाव का एक मजबूत बंधन बनाता है। अब उस दूसरी स्थिति पर आते हैं जहाँ कोई दान नहीं करना चाहता। सहसंयोजक बंधन के लिए क्या उपमा दी गई है? सहसंयोजक बंधन की उपमा और भी मजेदार है। ये ऐसा है जैसे कुछ दोस्त मिलकर किसी जन्मदिन की पार्टी का खर्च बराबर साझा कर रहे हों। अच्छा। किसी के पास भी अकेले पूरी पार्टी का खर्च उठाने के पैसे नहीं है, तो वे सब मिलकर पैसे डालते हैं ताकि किसी एक पर पूरा बोझ ना पड़े और पार्टी का मजा सभी को मिले। पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा, है ना? H2O सबसे बेहतरीन उदाहरण। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में से हर एक को अपना डुएट पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है और ऑक्सीजन 2। इस तरह ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है और दोनों हाइड्रोजन का डुएट भी। मतलब ये एक टीम वर्क है। हाँ, जहां तीनों को बराबर फायदा होता है। और इस साझाकरण में कोई बेमानी नहीं होती, जैसे कोई एक ज्यादा हक जताए। हाँ, अच्छा सवाल है। असल में कभी कभी होती है। ऑक्सीजन ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर थोड़ा ज्यादा खींचता है, जिसे पानी का अणु थोड़ा ध्रुवीय हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये एक अलग कहानी है। मूल सिद्धांत साझा करने का ही है, और हम सब जानते हैं कि उस दोस्त का क्या होता है जो कहता है कि वो बाद में पैसे देगा। खैर, परमाणुओं की दुनिया में कोई बहाना नहीं चलता। साझा मतलब साझा। इन सभी उपमाओं का सार स्रोत में एक बहुत ही सुंदर कहानी से दिया गया है, अकेले यात्री की उपमा। मुझे लगता है ये सब कुछ एक साथ ले आती है। हाँ, ये एक शानदार उपमा है। एक अकेला परमाणु एक ऐसे यात्री की तरह है जिसके पास एक आधा भरा बैग है और वो अस्थिर और उच्च ऊर्जा वाला महसूस कर रहा है, जैसे सफर में कुछ अधूरापन हो। बिल्कुल। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बैग का संतुलन ठीक करना है, यानी उसे भरना है। और फिर उसे एक और यात्री मिलता है जो शायद वैसी ही स्थिति में है। सही। और फिर उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला,
अगर दूसरे यात्री को ठीक उतने ही सामान की जरूरत है जितना पहले के पास अतिरिक्त है, तो वे सामान का आदान प्रदान कर लेते हैं। यह है आयनिक बंधन। और दूसरा विकल्प है कि दोनों यात्री मिलकर सामान का वजन साझा कर लें, यानी कुछ सामान एक कॉमन बैग में रख लें जिसे दोनों मिलकर उठाएंगे। यह है सहसंयोजक बंधन। वाह, ये उपमा तो सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। मैं अब तक इसे अलग अलग नियमों की तरह देख रही थी, लेकिन ये अकेले यात्री की कहानी इसे एक भावनात्मक सफर जैसा बना देती है। ये कमाल का तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल, और दोनों ही तरीकों से उनका बैग पूरी तरह से संतुलित हो जाता है, जिसे हम ऑक्टेट या ड्यूएट कह सकते हैं। अब वे कम ऊर्जा वाले और स्थिर हैं, थके हुए और बेचैन नहीं है। हाँ, अब वे एक टीम यानी एक अणु के रूप में एक साथ अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों से लेकर पार्टी का खर्च साझा करने और अकेले यात्री तक, हमने देखा कि पूरी भौतिक दुनिया परमाणुओं की स्थिरता खोजने के इन सरल नियमों पर बनी है। पानी का बनना, हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का होना, जो खुद एक सहसंयोजक बंधन है, हमारे डीएनए की बनावट, सब कुछ इसी बुनियादी चाहत का नतीजा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पता चलता है कि हमारे आसपास की जटिलता अक्सर बहुत ही सरल मौलिक सिद्धांतों से पैदा होती है। सही कहा। न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम स्थिरता की यही चाह हमारे चारों ओर की हर चीज की संरचना को तय करती है, चाहे वो एक नमक का कण हो या एक जीवित कोशिका। प्रकृति बहुत ही किफायती है, वो कुछ ही नियमों से अनगिनत चीजें बना लेती है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे 8 और 2 के ये साधारण से नियम इतनी विविधता भरी दुनिया बना सकते हैं। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। सतह के नीचे अक्सर कुछ बहुत ही सुंदर, सरल और सुरुचिपूर्ण नियम काम कर रहे होते हैं। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत और हमारी बातचीत में हम इस तरह से बात कर रहे हैं मानो परमाणुओं का स्थिरता खोजने का कोई इरादा हो। हाँ, जैसे वे चाहते हैं या कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जाहिर है उनमें चेतना नहीं होती, ये सिर्फ भौतिकी के नियमों का नतीजा है। हाँ, ये भाषा चीजों को आसान बनाने के लिए है, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। और वही हमारा आज का अंतिम विचार है। अगर पूरा ब्रह्मांड अपने सबसे छोटे कणों तक स्थिरता और कम ऊर्जा की स्थिति की ओर बढ़ने की एक मौलिक प्रवृत्ति से प्रेरित है, तो इसका सामान्य रूप से सिस्टम की प्रकृति के बारे में क्या मतलब है? चाहे वे रासायनिक हों, जैविक हों या फिर सामाजिक। हाँ, क्या हम सब अपने अपने तरीके से अपना ऑक्टेट खोजने वाले परमाणुओं के ही जटिल रूप